जय हिंद दोस्तों, आई होप सारे शेयर बिल्कुल ही बढ़िया होंगे। आज बात कर लेते हैं कि आप कोई भी कार खरीद रहे हो, चाहे हैचबैक हो, कॉम्पैक्ट एसयूवी हो, व्हाटएवर, उनमें अलग अलग तरह के फीचर्स आते हैं जिससे आपकी जेब खाली होती है, लोन का पैसा बढ़ता है। हम कई बार समझ नहीं पाते कि वो फीचर मेरे लिए कितना ज़रूरी है या फिर उसके क्या यूसेज है, और कई बार हम उस फीचर को छोड़ देते हैं तो हमें बाद में रियलाइज़ होता है कि यार वो फीचर ज़रूरी था। तो आज की वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स, और यहाँ पे मैं आपको बताने में हेल्प करूंगा कि कहाँ पर पैसा लगाना सही है और कहाँ पर पैसा लगाना टोटली वेस्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेट्स गो। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सेफ्टी से, क्योंकि सेफ्टी ही प्रायोरिटी होती है। अगर हम ही सेफ नहीं है तो क्या करेंगे व्हीकल चला के। सो यहाँ पर आपको एयर बैग्स जो है, अगर तो 6 मिल जाते हैं बेस मॉडल से ही तो वेल एंड गुड है, वरना आपको क्या करना है ना कि आपको सबसे पहले बिल्ड को ऊपर रखना है एयर बैग से। यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर किसी कार की सेफ्टी रेटिंग अच्छी है, 4 या 5 स्टार है, और उसके अंदर अगर 2 एयर बैग्स आ रहे हैं तो एक बार का वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल है एज कम्पेयर टू कोई कार जो 3 स्टार है या 2 स्टार है, वो आपको 6 एयर बैग दे रही है, क्योंकि प्राइमरली जो हिट लगता है वो कार की बिल्ड पे लगता है। 6 एयर बैग भी ज़रूरी है, पर आपको कोशिश करना है कि पहली प्रायोरिटी आपकी जो है कार की बिल्ड क्वालिटी होनी चाहिए, कि कार कितनी मजबूत है, ताकि इफ इन केस कोई प्रॉब्लम आती है तो ज्यादा इंपैक्ट आपका बॉडी पे रहे, आप सिर्फ एयर बैग के भरोसे ना रहें। 2024 में आपको कोशिश करनी है कि आपकी कार में कम से कम जो ये इंपॉर्टेंट फीचर है जरूर हो, जिसमें आ जाता है आपका सीट बेल्ट रिमाइंडर, ओवर स्पीड लिमिट का जो अलर्ट होता है, या फिर जो आजकल ट्रेंडिंग फीचर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रिक ब्रेक्स डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर हिल असिस्ट। देखो, हिल असिस्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर मुझे लगता है, स्पेशली अगर आप हिल्स पर जाते हैं या फिर कोई ऐसा एरिया जहां पर हम कार चढ़ाते हैं, तो आपने नोटिस करा होगा कि कार पीछे आने लगती है, तो वहां पर ऑटोमेटिकली ब्रेक सप्लाई हो जाती है 3 to 5 सेकंड के लिए, डिपेंड करता है। तो वो रोके रखता है कार को 3 सेकंड्स के अराउंड, और आपको टाइम मिल जाता है अपनी कार को आगे पुश करने का, चलाने का। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो आपको जरूर देखने हैं, और साथ में इंजन इमोबिलाइजर फीचर आप जरूर देखना दोस्तों, ताकि इन केस कोई आपकी कार चुराने की कोशिश करे या कोई उंगलीबाजी करे तो आपको अलर्ट हो जाए, कार में से आवाज वगैरह आने लग जाएगी तो कार स्टार्ट नहीं होगी। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये सारे सेफ्टी फीचर्स आज की डेट में आ रहे हैं, पर अगर कुछ में नहीं आते तो कोशिश करना यार, हिल होल्ड, स्पीड अलर्ट, ये बेसिक सिक्योरिटी फीचर, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सब तो मिल ही जाए, क्योंकि ये तो यार आजकल की डिमांड ही है। दोस्तों, अब बात करते हैं सनरूफ के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा हाइप्ड फीचर है। कई लोग सिंपली ये कह देते हैं कि सनरूफ एक बेकार फीचर है और ये एक ओवर प्राइस्ड फीचर है, इसका कोई यूज नहीं है, हमारे देश में बहुत गर्मी है, यहाँ का टेम्परेचर अजीब सा है। मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले, सनरूफ एक लग्जरी फीचर है, चाहे वो पैनोरामिक सनरूफ हो या फिर वो आपकी छोटी वाली सनरूफ हो। और इसका एक्चुअल में जो काम है क्या है, सनरूफ नाम से क्या पता चल रहा है आपको, सन कहाँ है, ऊपर है, ऊपर आप क्या देख सकते हो। इसका एक ही काम है, अगर आप ड्राइव कर रहे हो और मौसम अच्छा है तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा फील ले सकते हो, जो कि ड्राइविंग करते टाइम आपको थोड़ा अच्छा फील करा सकता है, आपके स्ट्रेस लेवल्स कम हो सकते हैं, है ना। या फिर अगर आप कोई ओपन एयर, ताज़ी हवा लेना चाहते हो, स्पेशली अगर आप हिल्स में हो, तो ये वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक यूजफुल फीचर माना जा सकता है। पर यहाँ पर ये सब्जेक्टिव भी है। डेफिनेटली इसको सिर्फ ये कह देना कि बेकार फीचर है इज़ अ रॉन्ग थिंग। बेकार तो कुछ नहीं होता है, लग्जरी है। अगर आपके पास पैसे हैं तो इसे अफोर्ड कीजिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है एक्स्ट्रा, आप ज़बरदस्ती लोन बढ़वा रहे हो अपना, तो वहाँ पर कोई सेंस नहीं बनता, सनरूफ के बिना भी आपका काम चल जाएगा। सिंपल वे में लोग क्या होता है, अच्छे मौसम में अपनी खिड़कियाँ वगैरह खोल लेते हैं, ग्लासेस डाउन कर लेते हैं, चारों ताज़ी हवा आती है। तो यहाँ पर सनरूफ जब होती है तो आप सीधा सनरूफ ओपन कर सकते हो। एक लग्जरी की फीलिंग भी आती है, नेचर से थोड़ा कनेक्टेड रहने का एहसास होता है। और इसका सिर्फ एक ही काम मुझे नजर आता है दोस्तों, ये थोड़ा सा हमें मेंटली हैप्पी करता है, थोड़ा से स्ट्रेस लेवल पे शहरों में इतनी भागा दौड़ी है, अच्छा मौसम दिख जाए, थोड़ा सा मजा सा आ जाए, सो दिस इज व्हाट ऑल यू वांट। यही एक फीचर बनता है यहाँ पे लग्जरी के हिसाब से। अगर मैं बात करूं सो देख लेना आपकी पॉकेट के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट फीचर जो मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगता है, जो आजकल चल रहा है, वो जाता है TPMS, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। यहाँ पर ये फीचर जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट नहीं भी है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। अगर देखो, आप सिर्फ एक इस फीचर की वजह से अपर वेरिएंट में जा रहे हो जिसमें 1 लाख रुपए और बढ़ रहा है, या कुछ ऐसा एक्स्ट्रा पैसा लगा रहे हो, तो कोई सेंस नहीं बनता है। देखो, अब कुछ डिवाइसेस भी आने लगी हैं थर्ड पार्टी, तो आप अपनी कार में TPMS के डिवाइसेस इंस्टॉल करा सकते हो, वहां से भी ये काम करता है। मेन काम इसका ये आपके चारों टायरों के बारे में बताएगा, किसमें कितनी हवा है, और उससे कई बार माइलेज पे भी असर पड़ता है। यूजफुल फीचर है, पर पैसा लगाकर लेने वाला फीचर नहीं है, इसके बिना भी कार बहुत अच्छी चलती है। अब बात कर लेते हैं 360 कैमरास की। 360 कैमरास बहुत अच्छा फीचर लगता है मुझे, आपको पार्किंग में असिस्ट करता है। पर यहाँ पर एज आई सेड, एक चीज यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगा, जो मुझे पर्सनली लगता है कि 360 कैमरा बिगिनर्स के लिए ज्यादा यूजफुल है। अगर आप कोई प्रो ड्राइवर हो तो समझकर देखो, जो प्रोफेशनल लोग हैं, काफी सालों से कार चला रहे हैं, 360 कैमरा क्या कर रहा है, आपको एक राइट एंगल का व्यू देता है, लेफ्ट का देता है, थोड़ा सा ओवरऑल आपको समझाता है ना।
तो जो पुराने खिलाड़ी हैं जिनको अच्छी ड्राइविंग आती है वो मिरर्स को इतने अच्छे तरीके से यूज़ कर लेते हैं, ORVMs को, या फिर आपका जो IRVM होता है ऊपर, या कुछ लोग मुड़ के भी पार्क कर लेते हैं। सो यहाँ पर आपको बस ये देखना है, ये फीचर डेफिनेटली अच्छा है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा सा टाइम बचा देगा आपका। पर अगर आपको कार बहुत अच्छी चलानी आती है, पैसा नहीं लगाना चाहते एक्स्ट्रा, तो भी इसके बिना काम हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों ADAS की। क्या ADAS हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देश में? ADAS को मैं डेफिनेटली ये कहना चाहूँगा कि ये बिगिनर्स का फीचर है। मेरे ख्याल से कंपनीज इसको इसलिए इंट्रोड्यूस करवा रही हैं क्योंकि जिन लोगों के पास एक्चुअल में खूब पैसा है ना, सच ये है, वो काफ़ी मेहनत करते हैं, तो इतनी मेहनत करते हैं वो शायद इतनी कार वार नहीं चलाते, और जब वो पैसा जोड़ के फर्स्ट टाइम कार लेने निकलते हैं तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस कम होता है। तो यहाँ पर एडिशनल सेफ्टी ऐड करता है वो, डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट फीचर है। पर अगर आप एक अच्छे ड्राइवर हो तो आपको ADAS की इतनी कुछ खास नीड नहीं है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ज़रूर उसको लेना बनता है, पर अगर आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते तो एक्स्ट्रा पैसे लगाकर लोन वोन बढ़ाकर वहाँ जाने की कोई ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वेंटिलेटेड सीट्स की। डेफिनेटली एक अच्छा फीचर है, पर आपको पता ही होगा कि ये टॉप मॉडल्स या टॉप से नीचे वाले में ही आता है। ये ज़्यादातर आपको बेस या बेस के आसपास वाले मॉडल्स में नहीं मिलेगा। क्या फीचर है? बस आपके पीठ और नीचे पिछवाड़ा में जब आप बैठे होंगे तो आपको AC का एहसास देगा, ठंडी हवा देगा, एक पाइप AC का एक्स्ट्रा सीट्स के थ्रू आपको कूलिंग करेगा। सो क्या ये बहुत ज़्यादा ओवर इफेक्टिव सा कर देता है? ये थोड़ा सा अच्छा फील जरूर करवाता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि नॉर्मल AC कार जब आप चला रहे हो तो आपको कुछ ऐसा गर्मी लगेगी ज़्यादा ही। बस थोड़ा सा फटाफट से आपको कूलिंग कराएगा, आपको अच्छा रिलीफ कराएगा। अगर आप कोई एलर्जेटिक हो इस चीज़ से कि यार मुझे घबराहट सी हो रही है, और ऐसे अगर वेंटिलेटेड सीट्स होती है तो आपको अच्छा लगता है, ड्राइविंग में कंफर्ट बढ़ता है, तो डेफिनेटली आप उस तरफ जा सकते हो। अदरवाइज फालतू का लोन कराकर वेंटिलेटेड सीट्स की तरफ जाना कोई लॉजिक नहीं है, अगर आप नॉर्मल AC से भी खुश हो जाते हो। साथ ही अब बात कर लेते हैं AC से रिलेटेड ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल की। अगर आपको बेस मॉडल से लगा हुआ मिल रहा है तो भाई वल्ला हो जाता है यहाँ पे। बट अगर आप एक्स्ट्रा पैसा देके इसके ऊपर जाना चाहते हो तो ये आपकी चॉइस है, ये टोटली आपके ऊपर है। ऑटोमेटिक AC कुछ नहीं करता, बस अपने आप टेम्परेचर को मैनेज करता है, बाहर का मौसम वगैरह देके सेंसर्स के अकॉर्डिंगली सेंस करता है कि कितनी कूलिंग क्या करनी चाहिए। वहीं पर हम लोग दूसरे वे में इसको मैनुअली भी करते हैं। जो बेस मॉडल में आपको मैनुअल AC मिलता है, वहाँ पे आपको अपने हाथ से घुमाना होगा। सो इट टेक्स लाइक मे बी अ मिनट और मे बी कुछ सेकंड्स, 25-30 सेकंड लगते हैं अपने हिसाब से सेट करने में। कुछ लोग तो 10 सेकंड में भी कर लेते हैं, भाई इतनी कूलिंग चाहिए, मैं समझ गया, और वो गाड़ी चलाते चलाते भी कर लेते हैं। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा बजट है, आप जाना चाहते हो ऑटो AC वाले वेरिएंट में, तो डेफिनेटली जा सकते हो, क्योंकि लुक भी ऐड करता है, प्रेजेंस ऐड करता है कार के कैबिन में। अदरवाइज अंडर बजट हो और पैसों का थोड़ा इशू है और काफ़ी मेहनत की कमाई लगाकर कार ले रहे हो, तो लोन वोन बढ़ाने की नीड नहीं है, इसके बिना भी आपका काम चल सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सीट हाइट एडजस्टमेंट की। अगर आपकी हाइट इतनी है कि जो बेस मॉडल में भी बैठने के बाद आपको अच्छे से बोनट विजिबिलिटी रहती है, तो एक काफ़ी अच्छी बात हो जाती है, वहाँ पर शायद आपको इसकी नीड नहीं पड़ेगी। पर अगर आपकी हाइट 5 फीट 7 या उससे नीचे रहती है तो एक बार ज़रूर आप इस फीचर को चेकआउट करना। इसमें आप कार की जो हाइट होती है सीट की, मतलब उसे आप ऊपर कर सकते हो, तो जिससे आपकी बोनट विजिबिलिटी अच्छी हो जाएगी। तो कट वगैरह मारते टाइम गली वगैरह में, थोड़ा सा छोटे रोड में आपको थोड़ी सी हेल्प करता है। बाकी अगर कोई बंदा जो बहुत अच्छी ड्राइविंग ऑलरेडी जानता है, उसको ये नीड नहीं है, वो डिस्टेंस समझता है बोनट का, तो ये सब्जेक्टिव है। आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए तो कोशिश करो कि सीट एडजस्टमेंट के साथ ही आपको मिल जाए। ज़्यादातर केसेस में मैंने नोटिस करा जो मिड साइज SUVs हैं, लाइक क्रेटा, विटारा, इन सब में पहले से ही आता है। कॉम्पैक्ट SUVs में बाय डिफॉल्ट नहीं होता। सो देख लेना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, बट डेफिनेटली यूजफुल फीचर। एक ऐसा फीचर जो बिल्कुल होना ही चाहिए हर हालत में आज की डेट में कार में, देश का जो हिसाब किताब चल रहा है, वो हो जाता है आपका ORVM, फोल्ड अनफोल्ड। क्योंकि बैठे बैठे बटन दबा के आप उसे फोल्ड भी कर सकते हो और इलेक्ट्रिकली एडजस्ट भी कर सकते हो। मैं एक बार को ये भी बोलूँगा कि अगर आपको लाइक यहाँ पे थोड़े इश्यूज लग रहे हैं कि वो अपर मॉडल में है, जो कार आपको पसंद है उसमें, तो कम से कम इलेक्ट्रिकली एडजस्ट वाला फीचर लो, जिसमें आप बैठे बैठे इजीली उसको अंदर से सेट कर सके। लाइक आपको वो थोड़ी सी डंडी घुमाने वाला काफ़ी ओल्ड हो जाता है। ऑटो अनफोल्ड में फ़ायदा ये है कि यार आप गाड़ी चला रहे हो, कोई दूसरी कार आ गई, तो आप बटन दबा के अपने ORVM बंद कर सकते हो, आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस बचता है, तो ये वाला थोड़ा यूजफुल हो जाता है। अब बात कर लेते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की। क्या ये होना चाहिए? भाई बिल्कुल होना चाहिए, कार ले ही क्यों रहे हो, वरना ओला उबर कर लो, 7 लाख का बजट बना लो, 5 साल ओला उबर से चलते रहो, इतना तो करना पड़ेगा। देखो ये तो एक मस्त फीचर है, बढ़िया लगवाओ, और 5-7 हज़ार के चक्कर में मत पड़ो, बढ़िया 10 हज़ार तक का लगवाओ। टच रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होना चाहिए, नेविगेशन खोलो तो चलनी चाहिए, मजा आए चलाने में, स्पीकर अच्छे लगवाओ यार। अगर कार ले रहे हो ना, तो इन 2 चीज़ों में कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। गाने बेहतरीन सुनो, अच्छी क्वालिटी के सुनो, 2000 रुपये एक्स्ट्रा दो उसको, चाहे कि भाई बढ़िया स्पीकर लगा, कोई बात नहीं, 5-7 साल आपको गाने सुनने हैं, 5 साल, वो एक बार चीज लग गई तो लग गई। तो यहाँ पर तो भाई कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कंपनी से लगाया आ रहा है वेरिएंट में तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो अच्छी क्वालिटी का लगवाओ, एंड डेफिनेटली रियर कैमरा के साथ लगवाओ, ताकि पार्किंग के टाइम पे आपको एक एक्स्ट्रा मिल जाए।
360 कैमरा एक बार को इतना जरूरी नहीं मैं मानता, बट यस रियर पार्किंग कैमरा आज की डेट में थोड़ा मस्त हो जाता है और ज्यादातर लोग लगाकर दे ही रहे हैं इंफोटेनमेंट के साथ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आर्म रेस्ट की। तो यहाँ पर ज्यादा डिबेट करने की कोई नीड ही नहीं है। आर्म रेस्ट लगा आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो बाहर से लग जाता है 1500 रुपए का, तो वो इतनी बड़ी चीज नहीं है, बट यस इट हेल्प्स योर हैंड टू रिलैक्स। तो ये देख लेना, इसमें तो कुछ नहीं है, बाहर से भी लगवा सकते हो अपने फेवरेट मॉडल में आपके अगर नहीं आ रहा। इसके लिए अपर वेरिएंट में मत चले जाना, बाहर से लग जाता है। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग की बात कर लेते हैं। कुछ लोगों को स्टीयरिंग ऊपर नीचे करके भी ड्राइविंग अच्छे से कर पाते हैं, पर कुछ लोगों को स्टीयरिंग अपने पास करके कार चलाने का ज्यादा शौक है, तो स्टीयरिंग आगे तक निकल कर आ जाता है ऐसे, और थोड़ा कंफर्ट बढ़ जाता है। ये आपको ज्यादातर अपर वेरिएंट्स में ही मिलेगा या फिर मिड साइज एसयूवीज में भी मिल सकता है। तो ये एक सब्जेक्टिव फीचर है, आप किस तरीके के ड्राइवर हो उस पर डिपेंड करता है। तो देख लेना कि आपको इससे कोई इशू है, अदरवाइज ज्यादातर लोगों का काम टिल्ट वाले से ही हो जाता है। डैश कैम के डैश कैम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यस इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई ऐसा शख्स हो जिसको ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यार मेरी कार कल को लग गई तो मेरे पास कुछ एविडेंस होना चाहिए, तो उस केस में आप लगा सकते हो, वो सब रिकॉर्ड करता रहेगा। सो एक एडिशनल फीचर है, ये प्रीमियमनेस में नहीं आता, सेफ्टी फीचर में आता है। आपकी चॉइस है, सब्जेक्टिव है। हालांकि ये आप बाहर से भी लगवा सकते हो, आजकल कंपनीज आ गई हैं जो डैश कैम लगा कर दे रही हैं, पर इनके बिना भी कार चलती है और ऐसा कोई मेजर ये प्राइम इशू नहीं है कि भाई लगा ही होना चाहिए। कूल्ड ग्लव बॉक्स की बात कर लेते हैं। ये फीचर अगर आपको मिल जाता है तो जरूर ले लो, ये स्पेशली अगर आपके साथ कोई बेबी है तो वहाँ पे काम आता है। कोई भी चीज़ हो, ठंडा पानी गर्मियों में हो जाएगा पड़े पड़े, तो या फिर कोई और भी तरीके हैं, अगर आप वो वाले बंदे हो थोड़े से आफ्टर 9 वाले, तो भी काम आता है कूल्ड ग्लव बॉक्स। बट एज आई सेड इसके लिए लोन कराने की नीड नहीं है, थोड़ा सा मैनेज करना चाहो तो कर लो, पर बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है अगर कूल्ड ग्लव बॉक्स मिल जाए तो। फॉग लैम्प वैसे बाहर से भी लग जाते हैं, पर ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है, आपकी कार में लगे आए चाहे ना लगे आए, आप बाहर से जरूर लगवाना। फॉग के टाइम पे बहुत ज्यादा काम करता है, धुंध के समय ड्राइविंग में, धुंध में बहुत गंदे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज मत करना, कुछ नहीं होगा। मेरे ख्याल से अच्छी क्वालिटी के 4-5 हज़ार के लग जाएंगे, देख लेना, वरना लगवा ही लेना जैसे मर्जी जुगाड़ करके, इसमें कॉम्प्रोमाइज मत करना। वन ऑफ द लग्जरी फीचर हो जाता है इलेक्ट्रिकली सीट एडजस्ट। तो यानी कि मैनुअल की जगह बटन दबा के सीट को आगे पीछे ऊपर नीचे, ये अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ही जाना, इसके बिना भी कार चलती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैनुअली भी कर सकते हो आप, तो अगर आपका बजट इतना है आपको इलेक्ट्रिकली वाला ही चाहिए, तो एक्स्ट्रा पैसा तभी लगाना कि आप लोन वगैरह इसका अफोर्ड कर सको। मैं इसको तो इंपॉर्टेंट नहीं मानता, ये एक लग्जरी फीचर है। अगर आपका मन है, आपकी चॉइस है, आप उस कंडीशन में हो कि आप इसे अफोर्ड कर सकते हो, डेफिनेटली लो। नहीं कर सकते तो कोई लोन वोन बढ़वा के लेने का कोई सेंस नहीं है। स्प्लिट सीट्स की बात कर लेते हैं। अच्छा फीचर है, बूट स्पेस बढ़ जाता है और उन्हीं लोगों के लिए यूजफुल है जिनको कुछ ऐसा करना हो, बहुत ज्यादा कुछ माल वगैरह ले जाते हो, तो कार में लगाया आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। फालतू पैसा लगवा के स्प्लिट सीट लेने का कोई मतलब नहीं है, जिसमें आपकी सीट आधी आधी फोल्ड हो जाती है, लाइक 60-40 के रेशो में, तो उसको गिराकर थोड़ा सा स्पेस बढ़ जाता है। सो देख लेना यहाँ पर आपको एक ज्यादा माल वगैरह ले जाने वाले शख्स हो या नहीं हो कैसे। रेन सेंसिंग वाइपर की बात कर लेते हैं और फॉलो मी हेड लैंप्स की। रेन सेंसिंग वाइपर में पानी का लेवल देख के बारिश के हिसाब से ऑटोमेटिकली वाइपर ऑपरेट करने लग जाते हैं। ये काम मैनुअली भी होता है, वाइपर लगा हुआ ही आता है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है, बट पार्ट ऑफ लग्जरी। तो अगर आपके वेरिएंट में लगा हुआ आ रहा है तो अच्छी बात है। फॉलो मी लैंप की अगर बात करें तो उसमें होता है कि जब आपने कार बंद कर दी उसके बाद भी कुछ सेकंड्स तक लाइट ऑन रहती है, जब तक आप अपने घर वगैरह में जा रहे हो, लॉक खोल रहे हो। सो थोड़ा सा हेल्पफुल फीचर हो जाता है। अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे कार पार्क करने के बाद काफी डार्क हो जाता है, कोई ऐसी लाइट्स वगैरह नहीं रहती है, तो उन लोगों के लिए यूजफुल हो जाता है। कार बंद होने के बाद भी थोड़ी देर तक लाइट जलती रहती है, तो ये सब्जेक्टिव है, देख लेना आपको उसकी कितनी नीड है। सन ग्लास होल्डर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए यार। देखो, अगर आप कार लवर हो तो होना चाहिए, तो यहाँ पे देख लेना, अगर आपको मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, बट यस ऑब्वियसली डू नॉट स्पेंड एक्स्ट्रा मनी इसको करवाने की वजह से। ये अपग्रेड के लिए नहीं है कि इसको भाई कार अपग्रेड ही कर लो, ऊपर वेरिएंट में चले जाओ, सनग्लास होल्डर नहीं है, शौकीन लोगों के लिए है, तो देख लेना। चश्मा रखने वाला जो होता है, रियर वाइपर एंड वॉशर, ये एक अच्छा फीचर है और ये काम हाथ से भी हो जाता है मैनुअली। तो आप देख लेना कि पीछे का जो ग्लास है, कई बार हाईवे वगैरह पे वो गंदा हो जाता है, तो पीछे से ही उसको वाइप कर सकते हो, मिट्टी वगैरह धो सकते हो अगर ये फीचर लगा हुआ है तो। और इसके बिना भी कुछ लोग मैनेज कर लेते हैं, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है भी और नहीं भी है, आपके ऊपर है, आप खुद से भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसके बिना कार नहीं चलेगी, और ऐसा भी नहीं है कि अगर ये है तो कुछ प्रॉब्लम दे रहा है। अच्छा फीचर है, बट अगर आपका बजट अलाउ नहीं कर रहा तो एक्स्ट्रा पैसा वैसा दे के अपग्रेड करने वाला फीचर मुझे नहीं लगता है। एट लास्ट क्रूज कंट्रोल की भी बात कर लेते हैं। क्रूज कंट्रोल देखो, अडेप्टिव वाले का ज्यादा सेंस है कि वो अपने आप जो है, जब क्रूज कंट्रोल मोड में है तो सामने वाले ड्राइवर की स्पीड पोजीशन वगैरह देखकर ब्रेक्स भी अप्लाई कर रहा है। नॉर्मल क्रूज कंट्रोल थोड़ा सा डेंजरस भी हो सकता है, क्योंकि हम कभी कभी केयरलेस हो सकते हैं, हम ह्यूमंस हैं। तो अगर जाना ही है तो क्रूज कंट्रोल अडेप्टिव वाले में जाना, नॉर्मल वाला ठीक है, बट सेफ्टी भी देखनी है आपको अपनी। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि पैसा लगाकर क्रूज कंट्रोल पे जाओ, अगर आप ऑलरेडी उस सिचुएशन में हो जहाँ पे EMIs भारी पड़ेंगी तो देख लेना। लग्जरी फीचर है ये भी,
इतना कुछ ऐसा नहीं है कि इसके बिना कोई काम नहीं चलने वाला। आजकल हाईवेज बढ़ रहे हैं तो यूजफुल भी है डेफिनेटली। आपकी पॉकेट के अकॉर्डिंगली है कि आप उस तरफ जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते। तो दोस्तों हमने सारे मेन फीचर्स की बात कर ली है। अगर कुछ फीचर्स रह गए हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, दूसरे भाइयों की हेल्प कर सकते हो जो वीडियोस देख रहे हैं, और अपनी राय भी कमेंट में कर सकते हो। इस चैनल पे हम इस तरह की वीडियोस डालते रहते हैं। सो अगर आपको अच्छी लगी हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक्स्टर अगर किसी को पसंद हो तो अभी एक्स्टर की शोरूम वाली वीडियो डाली है, उसको भी चेकआउट कर लेना।